तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन के अभ्यास प्रश्नावली 1C.2 की शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। महज ये प्रश्नावली की शुरुआत नहीं है, बल्कि यहां पे ये ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत, त्रिकोणमिति की शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत किया जा रहा है। और हर एक टॉपिक आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल सहज, सरल और आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हेलो, हाय, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अभय कुमार सिंह विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं मां सरस्वती से ये कामना करता हूं कि मां सरस्वती आप सबको सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करे और आप सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कामयाब हों। चलिए जल्दी से एकदम मस्त तरीके से करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहली चीज कि जो ये आपका चैप्टर है यह है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसकी हिंदी होती है त्रिकोणमितीय फलन। क्या होती है? त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन। अब देखिए, ये जो त्रिकोणमितीय फलन है वह क्या है? फलन का मतलब होता है स्टेटमेंट। फलन का मतलब क्या होता है? एक निश्चित स्टेटमेंट। हम त्रिकोणमितीय फलन की अगर हम बात करें तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा। टोटल 6 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं। जैसे एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये आपकी 6 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। आइए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को लिखते हैं। जैसे अगर मैं पहले की बात करें तो पहले को आप लिखते हो क्या? साइन। और साइन का जो फूल होता है वह होता है SINE, साइन, जिसकी हिंदी होती है जा। जिसकी हिंदी क्या होती है? जा। दूसरा आपका आता है क्या? दूसरा आपका आता है कास, और इसको हम कहते हैं कोसाइन। क्या कहते हैं? कोसाइन, जिसकी हिंदी होती है कोज्या। जिसकी हिंदी क्या होती है? कोज्या। और अगला आपका होता है टेन। तो टेन TAN होता है, और टेन का जो फूल होता है वह होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। और इसकी हिंदी होती है स्पर्शजा। इसकी हिंदी क्या होती है? स्पर्शजा। टेन की हिंदी क्या होती है? स्पर्शजा। अब टेन के बाद आपका आता है क्या? कॉट, और काट को हम कहते हैं कॉटेंजेंट। क्या कहते हैं? कॉटेंजेंट। और कॉटेंजेंट की जो हिंदी होती है, इसकी हिंदी जो होती है वह होती है कितना? वह होती है आपकी ब्यूस। कॉटेंजेंट की हिंदी क्या होती है? आपकी ब्यूस होती है। अब अगला आता है आपका सेक। तो सेक को हम कहते हैं सेकंड। सेक को कहते हैं SECANT, सेकंड। और सेकंड की जो हिंदी होती है उसे कहते हैं ब्यूज। उसको कहते हैं ब्यूक। क्या कहते हैं? ब्यूक कहते हैं। इसको कहते हैं ब्यूस, और इसको कहते हैं ब्यूक। और एक आपका होता है कोसेक। अगला आपका क्या होता है? कोसेक। और कोसेक का जो फूल होता है वह क्या होता है? कोसेंट। क्या होता है? कोसेंट। और इसकी हिंदी होती है क्या? ब्यूजा। इसकी हिंदी क्या होती है? आपकी ब्यूजा होती है। तो इस प्रकार से आप 6 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को जानते हैं। अब ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं ना, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, इन सर्वसमीकाओं को यदि हम फलन के रूप में लिख दें, यानी एक निश्चित स्टेटमेंट के रूप में लिख दें। जैसे फलन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये आपका साइन है, साइन के साथ हम क्या लगा दें? साइन के साथ लगा दें x, और साइन के साथ x लगा दें और इसको लिख दें fx के रूप में, फलन के रूप में। तो ये आपको ये बताता है ना कि x एक वैल्यू है जिसके जगह पर हम किसी भी वास्तविक संख्या को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। किसी भी वास्तविक संख्या को हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। अभी हमने इसके पहले आपको फलन को परिभाषित नहीं किया है, फलन नहीं पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा सा इसकी व्याख्या यहां पे करने पे आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जब इस त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को हम फलन के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अब जैसे ये आपका sin x है, उसी प्रकार से आ जाएगा आपका cos x, उसी प्रकार से आ जाएगा आपका tan x, और उसी प्रकार से आ जाएगा आपका cot x, उसी प्रकार से आ जाएगा आपका cot x, sec x और cosec x।
कोसेक x, ये आपकी हो गई त्रिकोणमितीय फलन। ये सारे त्रिकोणमितीय फलन हो गए। इनके प्रांत और परिसर को हम एक निश्चित क्रम में करते हैं, तब इसको त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। जब मैं फलन पढ़ाऊंगा तो वहां आपको डिटेल में पता चलेगा कि इसको त्रिकोणमितीय फलन हम कैसे इसे परिभाषित करते हैं। तो जब फलन आप पढ़ लोगे तो यह आपको परिभाषित कर दिया जाएगा वहां पे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय फलन को आपको पढ़ना है। दूसरी बात, हमने आपको त्रिकोणमितीय का अर्थ बताया था। क्या बताया था? त्रिकोणमितीय का अर्थ। त्रिकोणमितीय 2 शब्दों से मिलकर के बना है, त्रिगोनोन और मेट्रोन। त्रिगोनोन का मतलब होता है 3 भुजाओं वाला, यानी कि त्रिभुज, ट्राइएंगल, और आपका मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि मापन। यानी कि हम यहां पे 3 कोणों का मापन करेंगे, और स्पेशली यह जो आपका है ना, यह आधारित किस पर है? समकोण त्रिभुज पर। किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का अध्ययन तो हम करते हैं, त्रिभुज का अध्ययन तो हम करते हैं, 3 कोणों का मापन करते हैं। और कैसे त्रिभुज का अध्ययन करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत? समकोण त्रिभुज का। कैसे त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज। अब अगर हम समकोण त्रिभुज की परिभाषा बताएं तो जिसका कोई भी एक कोण, कोई भी एक आंतरिक कोण कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो आइए हम यहां पे समकोण त्रिभुज सबसे पहले क्या करते हैं? बनाते हैं। समकोण त्रिभुज यहां पे हमने क्या किया? बना लिया। इसका एक कोण यह क्या हो जाएगा? यह एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और ऐसे 3 भुजाओं की आकृति जिसका एक कोई आंतरिक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, तो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में टोटल 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। और इन तीनों ही भुजाओं का अलग अलग अपना अपना माप है। अलग अलग अपना अपना क्या है? माप है। अलग अलग नाम है। इन तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कर्ण, और जिसे हम क्या कहते हैं? एक भुजा आपकी कर्ण है, एक भुजा आपकी लंब है, और एक भुजा आपकी क्या है? आधार है। एक भुजा कर्ण है, दूसरी भुजा लंब है, और तीसरी भुजा क्या है? आधार है। अब यहां पे बात यह आती है कि हम आखिर इनके तीनों भुजाओं में से लंब, कर्ण और आधार को किस प्रकार से डिफाइन करें, किस प्रकार से परिभाषित करें। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी कर्ण। सबसे पहले कौन आता है? कर्ण। अब कर्ण को परिभाषित करने के लिए हम क्या कहेंगे कि देखिए ये जो 90 अंश है, जहां कहीं भी हो, देखिए इस त्रिभुज में तो आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं, ये त्रिभुज आपका ABC है, तो इसमें तो आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं। लेकिन आपको अगर इस प्रकार की आकृति दे दी जाए और बोल दिया जाए आपका कि यह कोण जो है 90 डिग्री का है, अब इसमें बताइए कि लंब, कर्ण, आधार कौन सा है, तो इसमें आपको हो जाएगा कंफ्यूजन, जिसके लिए आप इन तीनों की परिभाषा को मोस्ट इंपॉर्टेंट बना करके क्या करेंगे? याद रखेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी। जो चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो ना, वो आपके डिजिटल बोर्ड में यहां छप जाती है, यकीन मानिए, लिख करके आप देख लीजिएगा। तो यहां पे अगर कर्ण की परिभाषा हम कहें तो कर्ण की परिभाषा क्या होती है कि 90 अंश के ठीक सामने की भुजा, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है? 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, पहली परिभाषा। अगर कर्ण की दूसरी परिभाषा आप बताना चाहो तो कर्ण किसको कहते हैं? इस त्रिभुज में देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है, तो इस त्रिभुज में अगर कोई कहे तो सबसे बड़ी भुजा ये है। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन है? ये है। 90 अंश के ठीक सामने कौन है? ये है। तो हम दोनों प्रकार से कर्ण को परिभाषित कर सकते हैं कि 90 अंश के या समकोण के ठीक सामने की भुजा, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, या त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। आ गई बात समझ में? दूसरी बात, कर्ण के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, कोई पूछ ही दिया कंफ्यूजन करने के लिए आपको, तो कर्ण को हम कह सकते हैं कि जो कर्ण होता है ना, इन दोनों भुजाओं के योग से कम होता है। इसका जो लंबाई होता है इन दोनों भुजाओं की लंबाई से अधिक नहीं हो सकता। नोट पॉइंट डाल करके कहीं पे लिख लीजिए। अब दूसरी बात आती है आधार की।
दूसरी बात आती है आधार की। तो अगर आपको त्रिकोणमिति से संबंधित अगर कहीं पे आपको दिया होगा अगर समकोण त्रिभुज, तो एक छोटा सा एंगल आपको यहां पे थीटा बना करके जरूर दिया होगा। अब थीटा, अब आप ये देखेंगे कि यह थीटा जिस भी, अब ये तो कर्ण हो गया, ये आधार हो नहीं सकता, तो यह थीटा जिस भी भुजा पर टिका हो, यह थीटा जिस भी भुजा पर टिका हो उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो दिया गया कोण जिस भी भुजा पर बनाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में दिया गया कोण जिस भी भुजा पर बनाया गया हो उस भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब एक चीज देखिए, ये तो आपका कर्ण हो गया और ये आपका हो गया आधार, और एक बचा तो आपका कह सकते हैं कि शेष बचने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। या अगर लंब को परिभाषित करना चाहें तो आप बताओगे कि आधार भुजा से 90 डिग्री बनाने वाली रेखा, आधार भुजा से 90 डिग्री बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपकी लंब 90 डिग्री बनाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। इस चीज को आप क्या करोगे? याद रखोगे। अब तीनों की परिभाषाएं हो गई। कर्ण की परिभाषा क्या है? कर्ण की परिभाषा है कि जो आपके 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्ण कहते हैं। या किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। आधार किसे कहते हैं? दिया गया थीटा जिस भी भुजा पर बनाया गया हो वह क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। अगर बात करें लंब की तो आधार रेखा पर 90 डिग्री बनाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसको हम कहते हैं लंब कहते हैं। अब एक हमारे भाई साहब थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस इनको कौन कौन बच्चा जानता है? पाइथागोरस भाई साहब को कौन कौन बच्चा जानता है? आपके ही पड़ोस में रहने वाले थे, खैर मजाक की बात है। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने इनका अध्ययन किया। किसका? समकोण त्रिभुज का। और एक प्रमेय दिया जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इनके अनुसार इन्होंने बताया कि जो कर्ण पर का बना वर्ग होता है वह बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यही आपका है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण पर का बना वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही आपका है पाइथागोरस थ्योरम। अब आप कहोगे कि सर आपने ये समकोण त्रिभुज तो बताया, लेकिन यहां पे इसका त्रिकोणमितीय फलन से क्या रिलेशन है? इससे किस प्रकार से संबंधित है? तो आपको यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि एक आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा भी होगा फार्मूला लाल बटे कक्का। ये आपके वो वाले कक्का नहीं है, लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का क्या है? यहां अगर यहां पे ये थीटा है ना, तो अगर हम यहां पे साइन लिखेंगे तो साइन के साथ हमेशा क्या आएगा? आपका थीटा आएगा। और अगर इस समकोण त्रिभुज में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू देखना चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू इसके हिसाब से L बटे के, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। कर्ण की जो आपकी लंब की जो अंग्रेजी होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार की जो अंग्रेजी होती है उसे कहते हैं बेस। आधार की अंग्रेजी को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण की अंग्रेजी को हम क्या कहते हैं? कर्ण की अंग्रेजी क्या होती है? हाइपोटेनस। क्या कहते हैं इसको? हाइपोटेनस कहते हैं। तो हिंदी में ही हम यहां पे देखेंगे लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण किसका मान है? साइन थीटा का। तो अगर इस त्रिभुज में हम साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। दूसरी सर्वसंख्या क्या आती है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? अगर इसी त्रिभुज में इस थीटा के जगह पे हम कॉस लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। तो ये आपका हो जाएगा आधार और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? आपका कर्ण। इसी प्रकार से अगर तीसरी सर्वसंख्या हम tan थीटा लगाएं, तीसरा त्रिकोणमितीय फलन हम tan थीटा लगाएं तो tan थीटा बराबर L बटे A, यानी कि लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। एक चीज और देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो आपका साइन है ना, साइन जो है आपका
कोसेक का उल्टा होता है, और जो आपका कॉस है यह सेक का उल्टा होता है, और जो टैन है वह कॉट का उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब कि अगर आपके पास साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 1 कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा होने का मतलब कि अगर आपके पास कॉस थीटा लिखा है तो 1 इसको लिख सकते हो सेक थीटा। टैन का उल्टा होने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास टैन थीटा लिखा हो तो इसको लिख सकते हो 1 कॉट थीटा। अब इसका उल्टा भी सही है। अगर इसका उल्टा हम करें कि साइन के जगह पे अगर कोसेक को लिखें तो अगर आप कोसेक थीटा बराबर लिखते हो तो कोसेक का उल्टा साइन। भाई अगर रात का विलोम दिन होता है तो दिन का विलोम कौन होगा? रात होगा। तो उसी प्रकार से अगर साइन थीटा का विलोम, अगर साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के, तो 1 कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 साइन थीटा। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 कॉस थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1 टैन थीटा। उसी प्रकार से साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 कोसेक थीटा। इस चीज को याद रखिएगा। जब ये दोनों इनके उल्टे होते हैं तो अगर साइन थीटा बराबर, अगर यहां पे साइन थीटा बराबर अगर आपका है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। तो यहां पे आपका कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब अगर यहां पे कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो यहां पे अगर हम सेक थीटा लिखें तो कॉस का उल्टा होता है ना जी, सेक थीटा। तो ये क्या है? आधार बटे कर्ण है, तो ये उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। अब अगर हम बात करें टैन की, टैन का उल्टा कौन होता है? टैन का उल्टा होता है कॉट। तो अगर यहां पे हम कॉट थीटा लिखें तो टैन का उल्टा का मतलब इसको भी पलट दो, आधार बटे लंब कर दो, तो ये आपका हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा? आपका आधार बटे हो जाएगा लंब। इस तरह से इस चीज को आप क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में। अब देखिए, अभी तक आपने मेरे ही मुंह से कई बार सुना होगा सर्वसमीका, सर्वसमीका, सर्वसमीका। लेकिन क्या आपके मन में क्या ये प्रश्न बना क्या कि आपका ये सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका क्या होती है? देखिए, मनोविज्ञान के अंदर ना बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना गया है। तो आप सब एक छोटे से प्यारे से बच्चे हो और आप सब एक नन्हे वैज्ञानिक के बाद, वैज्ञानिक कहते किसको है पता है? वैज्ञानिक वह नहीं जो कि शोध करता है, वैज्ञानिक वह जो प्रश्न पूछता है। जब आप प्रश्न पूछोगे तो उस प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा, और जब उत्तर आपको मिलेगा तो आपके ज्ञान के विकास में सहायता मिलेगी, आपके ज्ञान का विकास होगा। जब आप प्रश्न पूछोगे आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और आपका जब प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपका ज्ञान क्या होगा? बढ़ेगा। तो इससे आपके मस्तिष्क का विकास होगा। इसलिए हर एक बच्चे को देखते हो, छोटा सा नन्हा सा बच्चा रहता है ना, तो वो पूछता है कि अरे ये क्यों हो रहा है? तो आप बताओगे कि ये इसलिए, तो ये क्यों हो रहा है? तो आप उसको बताओगे तो कहेगा अरे ये क्यों हो रहा है, मतलब क्यों 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 पूछता ही चला जाएगा। इसलिए छोटे बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना जाता है। उसी प्रकार से आप लोग भी वैज्ञानिक हो। क्या यह प्रश्न आपके मन में बना कि सर्वसमीका क्या है? सर्वसमीका वह स्टेटमेंट है, वह स्टेटमेंट या समीकरण है जिसका मान सार्वभौमिक रूप से क्या हो? समान हो। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर हम बोल दिए कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब a और b का मान आप संसार में कोई भी संख्या रख लो, इधर का मान और इधर का मान समान होगा। यानी a और b को जोड़ करके इसका वर्ग कर लो, चाहे इस प्रकार से इनका वर्ग करके इस तरह से जोड़ लो, इसका मान और इसका मान समान आएगा, चाहे आप दुनिया की कोई भी संख्या ले लो। तो जिस भी समीकरण का मान सभी संख्याओं के लिए, सभी वैल्यूज के लिए क्या होता है? समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वसमीका कहते हैं। अब इसी त्रिकोणमितीय फलन जो हैं, इन्हीं त्रिकोणमितीय फलनों की कुछ सर्वसमीकाएं हैं। आप एक प्यारा सा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आइए हम समझाते हैं आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। वह समीकरण जिसका मान प्रत्येक संख्या के लिए
जीवन में, संसार में प्रत्येक संख्या के लिए उसका मान क्या हो, समान हो, उस समीकरण को हम कहते हैं सर्वसमीका। तो अब यहां पे नन्ही मुन्नी बात आती है किसकी, नन्ही मुन्नी बात आती है त्रिकोणमितीय किसकी, सर्वसमीकाओं की, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की। अब अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं? जैसे अगर एक सर्वसमीका हम कहें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कह दें 1, तो क्या आप मानोगे? क्योंकि 10वीं में पढ़े हो इसलिए आप मान लोगे कि हाँ सर ये तो 1 होता ही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ कैसे करोगे? आप जानते हो लाल बटे कक्का, अभी मैंने आपको बताया था ना, लाल बटे कक्का। अब अगर हम इस लाल बटे कक्का पे जाएं तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बताया था अभी हमने, एल बटे के, यानी लंब बटे क्या लिख सकते हैं, कर्ण। अब ये इसका क्या है, स्क्वायर है, तो लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। प्लस कॉस का मतलब क्या होता है, ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। हमको आपने क्या कहा कि सर प्रूफ करके दिखाइए ना, प्रूफ करके दिखाइए ना। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम ऐसे प्रूफ करेंगे कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष को लेंगे, फिर दाएं पक्ष को हल कर देंगे, दाएं पक्ष को ला देंगे। तो यहां पे हमने क्या लिया है, हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिया है हमने, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर ये इसका स्क्वायर है तो यह आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटे यह आपका हो जाएगा किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। बताइए हो जाएगा कि नहीं? प्लस ये आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। बताइए होगा कि नहीं? अब यहां से अगर इन दोनों को आप भिन्न का जोड़ तो जानते हो ना, भिन्न का जोड़ जानते हो ना। यहां पे देखो इन दोनों का जो नीचे वाली संख्याएं हैं, यानी कि हर जो है दोनों का सेम है, और जब हर दोनों का सेम होता है तो अंश को ऐसे ही डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। तो हर दोनों का सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे हम क्या, कर्ण का स्क्वायर, और ऊपर आपका ये दोनों जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऊपर ऐसे ही ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी। बताइए जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी? अब अगर आपको अभी हमने बताया था पाइथागोरस भाई साहब को, पाइथागोरस भाई साहब ने क्या बताया था, पाइथागोरस अंकल ने क्या बताया था? पाइथागोरस अंकल ने बताया था पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस ने क्या बताया था कि जो कर्ण पर का बना वर्ग होता है वह लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, इसके जगह पे हम कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं सर। तो लिख सकते हैं तो लिख दो, लंब और प्लस आधार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर। कहां से? पाइथागोरस अंकल से। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर, नीचे आपका कर्ण का स्क्वायर है ही, ये दोनों बर्बाद होकर के कितना बचेंगे, एक बचेगा। बताओ हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला था कि नहीं, राइट हैंड साइड ला दिया कि नहीं? यानी कि यह सत्य है ना, यानी कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वह किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यह एकदम शाश्वत सत्य है हर एक संख्याओं के लिए, चाहे कोण का मान कुछ भी हो, और जब हर एक संख्याओं के लिए समान होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्वसमीकाएं कहते हैं। तो इसलिए यह एक त्रिकोणमितीय क्या हो जाएगी, सर्वसमीका हो जाएगी। अब ये जो एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आई हमारे पास, जो कि क्या नाम है इसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से मैं दो और सर्वसमीकाएं बनाऊंगा। कहो कैसे? अगर यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये इधर 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? तो एक सर्वसमीका तो ये हमारे पास आ गई। एक और बना सकते हैं, कैसे? अगर साइन स्क्वायर थीटा कहीं पे ना दिया हो, केवल दिया हो साइन थीटा, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये आपकी किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी?
ये सर्वसमिका हो गई, दो सर्वसमिका। अगर इसी में से मैं cos का मान निकालना चाहूं, किसका मान, cos का मान निकालना चाहूं, तो cos को अगर हम इधर रखते हैं, यानी कि इसको हम रखते हैं cos स्क्वायर थीटा और इस साइन को उठा करके एक के पास भेज देते हैं, तो ये साइन प्लस में है, बॉर्डर के उस पार जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक सर्वसमिका और आ गई। अगर यहां पे हम कहते हैं कि हमें cos स्क्वायर नहीं, cos की वैल्यू चाहिए, केवल cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को भी फेंक दो उठा के उधर। तो स्क्वायर जब बॉर्डर के उस पार जाता है तो किस में हो जाता है, अंडर रूट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए, ये एक सर्वसमिका से हमें 4 सर्वसमिकाएं प्राप्त हो गई। अब जिस प्रकार से हमने इसको सिद्ध किया था ना, ऐसी ऐसी 2 सर्वसमिकाएं और हैं। कहो कैसे सर? तो एक सर्वसमिका यह है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बताओ, इससे भी हमारी 4 सर्वसमिकाएं और बन जाएंगी। कहो कैसे? अगर मैं यहां से निकालूं tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, तो tan को उधर उठा के फेंकेंगे, उधर उठा के फेंकेंगे, किसके पास जाएगा, 1 के पास, माइनस से उसमें किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। हम तो कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए हमें साहब, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो केवल सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर को उधर उठा के फेंक दो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब इसी प्रकार से अगर हम tan को इधर फेंक दें और 1 को इधर ले आ दें, तो यहां से tan उधर जाएगा तो केवल क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा, और 1 जब सेक स्क्वायर थीटा के पास आएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस से किस में आ जाएगा, माइनस से, और यह माइनस से किस में आ जाएगा, प्लस से। अब एक सर्वसमिका हमें ये प्राप्त हो गई। अब हम ये कहते हैं कि हमें tan स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो केवल tan चाहिए। तो tan चाहिए तो स्क्वायर को फिर उठा के फेंकना पड़ेगा, फेंक दो उठा करके, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। लो 4 सर्वसमिकाएं हमें और प्राप्त हो गई। अब ये आपका खिलवाड़ नहीं है, ये सारी सर्वसमिकाओं का उपयोग आपकी प्रश्नावली में देखने को मिलेगा। अब जिस प्रकार इस भी सर्वसमिका को हम इस विधि से सिद्ध कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा आप लोग। अब अगर एक सर्वसमिका और कहें हम, तो एक सर्वसमिका और कहें तो ये आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और यह होता है 1 के बराबर। अब इसी प्रकार से इससे भी 4 उत्पन्न हो सकती हैं। कहो कैसे? आओ करके दिखाते हैं, आओ करके दिखाते हैं, हम डरते कहाँ हैं। यहां पे देखिए, अगर मैं निकालना चाहूं कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉट को उठा के उधर फेंकेंगे, 1 के पास कॉट जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम तो कहते हैं हमें स्क्वायर चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें केवल कोसेक चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए। फेंक दो उठा के इधर, रूट में हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉट को उधर ले जाएं, 1 को इधर ले आए, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक उधर जाएगा, सॉरी कॉट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक के पास 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं बोलो। अब हम तो कहते हैं कि कॉट स्क्वायर हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, केवल कॉट थीटा चाहिए। तो ये फेंक दो उठा करके इधर रूट में, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमने 4 सर्वसमिकाएं यहां भी बताई आपको। कितनी सर्वसमिकाएं बताई? 4 सर्वसमिकाएं हमने आपको यहां भी बताई। इन सर्वसमिकाओं को आप लिख लेंगे और याद रखेंगे। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं को आपने समझ लिया। अब आपने पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में भी चतुर्थांश। क्या पढ़ा होगा आपने? चतुर्थांश। चलिए, नहीं जानते बताता हूं। अगर हम एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन ऐसे बना दें, तो यह इस पूरे प्लेन को कितने भागों में बांट रही है? 4 भागों में। यानी कि इसका एक भाग जो है वह चतुर्थ में से एक अंश है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? चतुर्थांश, यानी 4 भागों वाला अंश, चतुर्थांश। तो अगर दो रेखाओं को एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा हम इस प्रकार से बना दें, तो यह रेखा यह जो बनी आकृति है वह क्या कहलाएगी? चतुर्थांश। अब ये जो आपका चतुर्थांश है ना, ये आपका मूल बिंदु है 0 का मान 0, यानी कि O से डिनोट करते हैं। अब ये जो आपका ऊपर वाला भाग है, इसको हम फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम सेकंड चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम थर्ड चतुर्थांश कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। समझ में आई बात? एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन
ड्रॉ कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश। उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश। और इस चतुर्थांश का ये जो भाग है इसी को हम पहला कहते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको हम क्या कहते हैं, चौथा। अब बात यहां ये आती है, पहले चतुर्थांश का मतलब क्या है? पहले चतुर्थांश का मतलब यह है कि यहां पे आपका जीरो मिल रहा है। अब अगर आप जीरो से उठते हो तो यहां तक जाते जाते कितने डिग्री हो जा रहा है, 90 डिग्री। तो इसको हम फर्स्ट चतुर्थांश तो कहते ही हैं और साथ ही इसको कहते हैं हम 0 से 90। इसको हम क्या कहते हैं, 0 से 90, 0 माइनस 90 यानी कि 0 से लेकर के 90 या 90 से कम है, 0 माइनस 90 न कहिए, इसको आप कह लीजिए 90 से कम है, 90 से कम 0 तक है तो इसको हम कहते हैं 90 माइनस थीटा। इसको हम क्या कहते हैं, 90 माइनस थीटा, यानी 90 से क्या है, कम है, 90 से कम है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 90 माइनस थीटा। अब यहां पे आप आ जाओ तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, यह क्या है, 90 से ज्यादा है, यह 90 से क्या है, ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं 90 प्लस थीटा। क्या कहते हैं, 90 प्लस थीटा। दूसरी बात, अगर इस पूरे को देखो तो पूरा कितना है, 180 है, तो इसको एक नाम और दे देते हैं 180, और ये 180 से कम है इसलिए 180 माइनस थीटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 180 माइनस थीटा। उसी प्रकार से अगर यहां से यहां तक चले आओ, अगर यहां से कहां तक चले आओ, यहां तक चले आओ, तो इसको ये 180 से क्या है, यहां तक 180 है, यह 180 से ज्यादा है इसलिए 180 प्लस थीटा भी इसको कहते हैं, और 270 से कम है इसलिए इसको 270 माइनस थीटा भी कहते हैं। इसमें भी वही हाल है, यह कहां तक जाएगा, 360 तक जाएगा, और 270 से क्या है, अधिक है, तो इसको कहते हैं 270 प्लस थीटा और इसको कहते हैं 360 माइनस थीटा। इतनी बातें आप याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं से लिंक करें, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं से लिंक करें तो यहां पर पहले चतुर्थांश में यानी 90 माइनस थीटा में जितनी भी सर्वसमीकाएं आएंगी, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी सर्वसमीकाएं आएंगी वे आल किस में होंगी, आल होंगी पॉजिटिव में। जितनी भी सर्वसमीकाएं 90 माइनस थीटा में आ जाए पॉजिटिव में होंगी। अभी इसका मतलब आपको आगे चल करके समझ में आएगा। और दूसरे चतुर्थांश में यानी कि 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में जितनी भी सर्वसमीकाएं आएंगी, जितनी भी त्रिकोणमितीय फलन आएंगे, उसमें से केवल साइन और कोसेक, साइन और कोसेक यही दोनों केवल प्लस में रहेंगे। अदरवाइज बाकी के 4 त्रिकोणमितीय फलन tan, cot, sec, कोसेक, सॉरी cos, tan, cot, sec जो हैं ये 4 सर्वसमीकाएं, ये किस में आएंगी, ये सारी की सारी माइनस में रहेंगी इस चतुर्थांश के अंदर, सेकंड चतुर्थांश में। और थर्ड चतुर्थांश में अगर देखें तो थर्ड चतुर्थांश में केवल tan और cot को छोड़ करके, tan और cot केवल आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबके सब किस में रहेंगे, नेगेटिव। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आपका cos और sec, कॉस और सीक इन दोनों को छोड़ करके ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो इस चीज को एकदम इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप तो एकदम याद रखेंगे ही रखेंगे। अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि जो आपका 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, या बदलता है, चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, अगर इसको हम साइन थीटा के साथ लिख दें, साइन थीटा के साथ अगर लिख दें साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन जो है, साइन 90 जो है, साइन को किस में बदल देता है, कॉस में, तो इसका मान हो जाएगा कॉस थीटा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर पहले चतुर्थांश में अगर हम ले लेते हैं साइन थीटा के जगह पे अगर 90 माइनस थीटा लिख लेते हैं तो ये जो 90 है ना, साइन को किस में बदल देता है, कॉस में, और कॉस को बदल देता है साइन में, tan को बदल देता है कॉट में, कॉट को बदल देता है tan में, सेक को बदल देता है कोसेक में, कोसेक को बदल देता है सेक में। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना है, कॉस थीटा, तो अगर कॉस 90 माइनस थीटा लिखें तो 90 जो है ना बदल देता है, उल्टा कर देता है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कॉट में, कॉट को tan में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। तो यहां से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा sin थीटा। उसी प्रकार से हमने tan को क्या बताया,
tan को हमने क्या बताया, tan 90 माइनस थीटा जो होगा वह किस में बदलेगा, tan को किस में बदलेगा, cot थीटा में। और जो आपका cot होगा, cot को किस में बदलेगा, 90 माइनस थीटा, या cot को किस में बदलेगा, tan थीटा में बदलेगा। और जो आपका sec थीटा होगा, sec 90 माइनस थीटा जो होगा, sec 90 माइनस थीटा जो होगा, sec को किस में बदलेगा, cosec में बदलेगा, cosec थीटा में बदलेगा। और जो आपका cosec 90 माइनस थीटा होगा वह किस में बदलेगा, यह आपका बदल देगा सेक थीटा में। इस चीज को आप क्या करोगे, याद रखोगे। केवल 90 बदलता है, केवल 90 बदलता है, 180 कोई परिवर्तन नहीं करता। तो जो आपका 180 है, 180 और 360 कोई परिवर्तन नहीं करता। 270 और 90 बदल देता है किसमें, साइन को टेन में, टेन को सॉरी साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, और टेन को काट में, काट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में बदल देता है। कौन कौन, 90 और 270। जिस प्रकार से 90 बदला ना, 90 की जगह पे 270 भी आया होता तो यह इसी प्रकार से बदल देता। 90 के जगह पर 270 आया होता तो बदल देता। लेकिन अगर इसके जगह पे 270 माइनस थीटा आ जाता तो तीसरा चतुर्थांश हो जाता, और तीसरा चतुर्थांश जब हो जाता तो तीसरा में tan और cot ये दोनों केवल पॉजिटिव होते, बाकी सभी के सभी किसमें हो जाते, निगेटिव हो जाते। तो इस चीज को आप क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे ढंग से क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब आइए चलते हैं, एक मैं टेबल बताऊंगा जिसका उपयोग आप जीवन भर अपने करोगे। जैसे अभी आपने जो पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, इस प्रकार से जो अभी आपने पढ़ा, उसी प्रकार से अगर 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, मान लो 90 ये थीटा अगर 60 अंश हो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, साइन 90 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश। बताओ होगा कि नहीं, साइन 30 अंश नहीं होगा, यह कितना होगा, साइन 90 को किस में बदल देगा, कॉस में, तो ये आपका हो जाएगा कितना, कॉस 30 अंश। अब बात ये आती है कि आखिर कॉस 30 अंश की वैल्यू हम कहां से लाएं, तो कुछ फिक्स वैल्यू आपकी होती है जिसे आइए मैं बताता हूं टेबल की सहायता से मान को निकालना। तो जैसे अगर आपको बोला जाए कि 0 अंश की वैल्यू क्या होगी, आपको बोला जाए कि 30 अंश की वैल्यू क्या होगी, आपको बोला जाए कितना 45 अंश की वैल्यू क्या होगी, आपको बोला जाए कितना 60 अंश की वैल्यू कितना होगी, आपको बोला जाए 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, किसकी किसकी वैल्यू, क्षय त्रिकोणमिति फलन की वही वैल्यू पूछा जाएगा आपसे, किसकी, साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी, किसकी वैल्यू पूछा जाएगी, साइन थीटा के जगह पे ये 0 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 45 60 90 आ जाएगा। कॉस की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, और किसकी पूछी जाएगी, tan की पूछी जाएगी, और किसकी पूछी जाएगी, cot की पूछी जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा cot, और आपकी किसकी पूछी जाएगी, sec की, और किसकी पूछी जाएगी, cosec की। तो इस प्रकार से आपका एक टेबल बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, बताएं आप हमको, एक टेबल बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, बन जा रहा है, बिल्कुल सर। अब ये आपका इधर वैल्यू जो आएगी साइन की वैल्यू आएगी, इधर जो वैल्यू आएगी किसकी वैल्यू आएगी, साइन की वैल्यू आएगी, और इधर जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, साइन की आएगी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये वैल्यू जितनी आएगी किसकी, साइन की, इसमें वैल्यू जो आएगी किसकी आएगी, कॉस की। आइए टेबल फटाफट बनाना बताते हैं जिससे आप भी सीख सके कैसे आखिर ये मान आता है, कहाँ से आता है। इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब ये आपका एक टेबल बन करके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ये एक टेबल बन करके आपका क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ये एक टेबल बन करके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इस प्रकार से ये एक टेबल बन गया आपका। अब आप सबसे पहले क्या करो, जैसे आपका लिखा हुआ है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। सबसे पहले आप यहां लिखो 0, 1, 2, 3, 4, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो सबसे किसका डिवाइड कर दो, 4 से। सबका किससे डिवाइड कर दो आप, 4 से। सबका हमने किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। सभी पे क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। सभी पे क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। सभी पे हमने क्या किया, अंडर रूट लगा दिया। सभी पे हमने क्या किया, अंडर रूट लगा दिया। अब जो ये वैल्यू, इसको हल करो, जो भी वैल्यू आती है किसका मान होगा, साइन का। जैसे 0/4, 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो कितना आता है, 0। तो 0/4 कितना आएगा, 0, और 0 का रूट कितना होगा, 0। तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। अब साइन 30 अंश का मान चलते हैं तो 1 को अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 होगा, और 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो अंडर रूट
4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी जो साइन 30 अंश है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अगले क्रम में जो साइन 45 अंश, 2 तो बेचारा अंडर रूट में ही फंसा रह जाएगा, 2 तो अंडर रूट में फंसा रह जाएगा, और ये 4 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी इसको काटो ना, 1 ये हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2, तो ऊपर 1 जो है अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा और ये 2 किस में हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। ये तो कटेगा नहीं, अंडर रूट 3 ऊपर किस में रहेगा अंडर रूट 3 में ही, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 3/2। 90 अंश की वैल्यू निकालो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 कितना होगा 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। तो अब देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब इसी चीज को आप 10 बार बोल दोगे ना तो ये आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर छप जाएगा। अब कॉस की वैल्यू जब आप निकालते हो तो कॉस की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हो, साइन की वैल्यू को जो इधर से मान चल रहा है उसको उठा करके इधर से लिख दो, यानी 1 को यहां ले आओ और अंडर रूट 3/2 को यहां ले आओ, अंडर रूट 3/2 को 1/√2 को यहां, और 1/2 को यहां ले आओ और 0 को यहां ले आओ। ये आपकी हो गई कॉस की वैल्यू। एक चीज और हमने आपको बताना भूल गया था कि जो tan होता है ना, tan थीटा बराबर वह होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आपका cot थीटा होता है वह उल्टा हो जाएगा इसका, कितना cos थीटा बटे sin थीटा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आप जब जानते हो कि जो tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो इन दोनों का क्या कर दो, भाग लगा दो, किसका मान निकल आएगा tan का, तो 0/1। ये मान के चलो कि यहां डिवाइड का चिन्ह है, यहां किसका चिन्ह है डिवाइड का, यहां डिवाइड करोगे तो किसका मान निकलेगा tan का मान निकलेगा, तो 0/1 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 1/2, ये नीचे वाला 2 आपस में कट जाएगा और ऊपर में 1 है, नीचे में कितना है अंडर 3, तो ये आपका हो जाएगा 1/√3। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये दोनों 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। बोलो बचेगा कि नहीं। ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में केवल बचेगा अंडर√3, नीचे में 1 बचेगा, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पे बचा 1/0 और 1/0 नहीं होता, अनंत होता है। कभी बता दूंगा कि अनंत क्यों होता है, पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, कभी बता दूंगा। तो 1/0 यानी किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 लिखा हो तो उसका मान इनफाइनाइट होता है। कितना होता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। ठीक है, तो ये आपकी tan की वैल्यू हो गई, यानी tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 अंडर√3 और tan 90 कितना होता है अपरिभाषित। इसको हम क्या कहते हैं अपरिभाषित। इसको क्या कहते हैं हम अपरिभाषित। ठीक है, अब अगर कॉट की वैल्यू निकालना चाहो तो इसका या तो उल्टा कर दो या तो इसी को घुमा करके लिख दो, जैसे हमने साइन का लिखा। तो इसका ये सबसे पहले इधर क्या आ जाएगा अनंत आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा अंडर√3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब बात आती है सेक की। आपको हमने बताया है कि सेक जो होता है सेक थीटा वह कितना होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा यानी cos का उल्टा। अब इस मान को उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1/1 तो कितना मान हो जाएगा 1। √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का मतलब मान कितना हो जाएगा 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो, और इसका उल्टा करोगे 1/2 लिखा है तो 2/1 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। 0/1, 0 के नीचे कोई संख्या हो तो उसका मान क्या आता है 0 आता है। उसका मान क्या आता है 0 आता है। अब इसको पलटना मत, यहां पे क्या करो ये साइन का उल्टा कर दो। साइन का उल्टा करोगे तो ये कितना होगा 0/1 हो, 0/1 है 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मान हमने क्या बताया अपरिभाषित, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित। इसका मान क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित।
एक मिनट, यहाँ पे हमने कॉस का उल्टा किया तो इसका भी मान ये क्या आना चाहिए, अपरिभाषित। 0/1 है, 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। पलट दो, पलट के लिख दो, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका टेबल बन करके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, जिसका मान आप लोगों को याद रखना जरूरी है। इसी टेबल के हिसाब से अब साइन का ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं। आइए बनाते हैं ग्राफ। एक ले लेते हैं हम क्या, एक ले लेते हैं चतुर्थांश, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं यहीं पे, छोटा सा ग्राफ, छोटू सा, एकदम छोटू सा। इधर आपका x अक्ष, इधर आपका y अक्ष, और इधर आपका x डैश, और इधर आपका y डैश। बन गया ग्राफ। साइन का मान देखो कहां से चल रहा है, 0 से। 0 से सबसे हाईएस्ट कहां तक जा रहा है, 1 तक। साइन का जो सबसे हाईएस्ट मान होता है कितना तक होता है, 1 तक। तो 0 से बढ़ रहा है, 0 से आगे जाने पर कितना तक जा रहा है, 1 तक। तो इसका मान लेते हैं 1 यहां पे है और इधर -1 है, ठीक है। तो 0 से बढ़ रहा है और कहां तक बढ़ रहा है, हाईएस्ट 1 तक। 1 तक गया, 1 के बाद फिर से जब आगे जाएगा तो फिर से यह घटना शुरू हो जाएगा और कहां तक आएगा, 0 तक। तो फिर से यह घटना शुरू कर देगा और कहां तक आएगा, 0 तक। और फिर से जब 0 तक आएगा तो फिर और घटेगा, यानी कि यही मान किस में चलता जाएगा, फिर माइनस में चलता जाएगा और यह घटेगा और कहां तक जाइएगा, सबसे हाईएस्ट -1 तक। -1 से फिर 0 जाएगा। एक स्टेप थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नाम की चीज ना रहे। फिर से ये -1 से उठेगा और -1 से बढ़ने लगेगा, कहां तक जाएगा, 0 तक। 0 से फिर बढ़ करके आ जाएगा कहां तक, 1 तक। उसी प्रकार से इधर भी कहां जाएगा, -1 तक। -1 से कहां जाएगा, 0 तक। 0 से फिर -1 तक। तो ये रहा आपका किसका ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ। समझ में आ रही है, कुछ हवा लग रहा है, कुछ लगेगा। कॉस का ग्राफ देखो कॉस का ग्राफ, ये आपका x अक्ष, ये आपका कौन, y अक्ष। इधर आपका y डैश और इधर आपका x डैश। यहाँ पे आपका क्या है, -1 है और यहाँ पे आपका क्या है, +1 है। कॉस के ग्राफ में देखो कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, और 1 से किधर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। यानी कॉस का जो ग्राफ है 1 से कहां जा रहा है, 0 की ओर। और 0 से जब आगे जाएगा तो और घटेगा और कहां तक जाएगा, -1 तक। कहां तक जाएगा, -1 तक। और फिर से बढ़ करके कहां होगा, 0। 0 से फिर कहां होगा, +1। इधर जब जाएगा तो +1 से कहां, 0। 0 से फिर कहां, -1। -1 से फिर 0 और 0 से फिर कहां जाएगा, +1। तो इस प्रकार से इस साइन के ग्राफ में ये आपका रहा कॉस थीटा का ग्राफ। साइन के ग्राफ में और कॉस के ग्राफ में अंतर आपने क्या देखा, इसमें अंतर केवल इतना है कि यह 0 से शुरू हो रहा है, यह ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु से शुरू हो रहा है 0 से, और यह कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो यही आपका अंतर है साइन और कॉस के ग्राफ में। अब एक और देख लेते हैं टेन का ग्राफ, और बाकी आपका सेक का, कोसेक का, कॉट का जो बचेगा वो कक्षा 12वीं में आप लोग आराम से ग्राफ को पढ़िएगा। अगर हम टेन की ग्राफ की बात करें तो टेन का ग्राफ कैसा जाएगा, ध्यान से देखिएगा टेन का ग्राफ कैसे जा रहा है। ये आपका क्या है, x है, और ये आपका क्या है, y है, और ये आपका है y डैश, और ये आपका है x डैश। इधर आपका कितना है, इधर आपका है +1 और इधर आपका है -1। टेन देखो तो मान कहां से जा रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है, 0 से। 0 से कहां जा रहा है, 1 के बाद अपरिभाषित, यानी कि 0 से यह शुरू हुआ और कहां तक जा रहा है, 1, और 1 से यह ग्राफ अनंत की ओर बढ़ता चला जा रहा है। कहां तक जा रहा है, अनंत की ओर। फिर से अनंत से फिर से कहां तक जाएगा, अनंत से फिर से वापस के लौट करके कहां आएगा, 0 तक। तो अनंत से फिर से यह वापस लौटेगा और कहां तक आएगा, 0 तक। अनंत से फिर से वापस लौटेगा और कहां तक आएगा आपका, 0 तक। अनंत से फिर से वापस लौट करके कहां तक आएगा आपके, 0 तक। और 0 से फिर से बढ़ेगा और कहां तक जाएगा, यह अनंत तक। 0 से फिर से बढ़ेगा अनंत तक, फिर अनंत से शुरू होगा, फिर अनंत से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 0 तक। 0 से फिर अनंत तक, अनंत से फिर आएगा कहां तक, 0 तक। 0 से फिर कहां तक जाएगा, माइनस के अनंत तक। इस तरह से आपका टेन का ग्राफ क्या होगा, आगे की ओर चलता जाएगा। यह ग्राफ है आपके टेन थीटा का। अब यही
इन्हीं बेसिक्स के साथ अब हम करेंगे प्रश्नावली की शुरुआत, क्योंकि वीडियो बताने के लिए तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसको अगर मैं 3 घंटे भी एक्सप्लेन करूं ना लगातार, तो भी इस सब के बारे में जो बातें हैं डीप में जाकर के वो खत्म नहीं होंगी। लेकिन बेसिक बातें हमने आपको बता दी। अब आइए चलते हैं आपके अभ्यास प्रश्नावली पर, और आपके अभ्यास प्रश्नावली के सवालों को हम करेंगे बारी बारी से सॉल्व। क्या करेंगे? बारी बारी से करेंगे सॉल्व। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको रफ करेंगे और आपके चलेंगे आपके प्रश्नावली के सवाल पर। आपके अभ्यास प्रश्नावली 1C.2 का जो पहला सवाल है, कहता है क्या कि सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है, जैसे हमने आपको अभी बताया था एक जो सरसमिका थी उसको सिद्ध करके, कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं और राइट हैंड साइड को ला देते हैं, हमारा सिद्ध हो जाता है बात। अब यहां से हमारा पहला प्रश्न जो है, पहले का जो पहला पार्ट है, कहता है क्या? पहले का पहला जो पार्ट है कहता है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें ये दिखाना है। तो हमने सबसे पहले प्यारा सा हल डाला और लिखा LHS यानी बायां पक्ष, और इसका बायां पक्ष कितना दिया हुआ है? बायां पक्ष दिया हुआ है साइन थीटा और प्लस दिया हुआ है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है? लग रहा है। कैसे? आपको पता है कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ये होता है, आप जानते हो। अब देखो a के जगह पे आपका साइन थीटा है, b के जगह पे कॉस थीटा है। a के जगह पे साइन थीटा, b के जगह पे कॉस थीटा, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर है। अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो इस इतना आएगा, तो इसके जगह पे इतना लिख लो, a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a के जगह पे लिख लो साइन, तो a के जगह पे साइन है तो साइन, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। b का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो 2 लिख लो। a का मतलब क्या है? साइन थीटा, और इनटू b का मतलब क्या है? कॉस थीटा। आपको पता है एक सरसन का जो हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना, कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 ब्रैकेट में कितना होता है? 1। तो इसके जगह पे आप क्या रख दो? इसके जगह पे रख दो 1, तो ये हो जाएगा कितना? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही आपका देखो तो क्या RHS आया? क्या RHS आ गया? तो इसे लिखेंगे हम इति सिद्धम, यानी कि क्या हुआ? यह सिद्ध हुआ। जो हमें सिद्ध करना था उसे हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। देखिए ये जो दूसरा सवाल है, इसको लगाने से पहले मैं अभी आपने त्रिकोणमितीय सरसमिकाओं के बारे में तो बहुत पढ़ा, अब आइए देखते हैं कुछ बीजगणितीय सरसमिकाएं देख लेते हैं जो पहले आपने पढ़ा है, आपको पता है। जैसे a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो इसका मान कितना होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहीं पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका मान कितना होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहीं पे आपका ये होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस प्रकार से हो तो इसका मान होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी तरह से अगर आपका a प्लस बी का होल क्यूब होता है तो इसका मान क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। इसी तरह से अगर आपका a माइनस बी का होल क्यूब होता है तो कितना होता है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और इनटू ब्रैकेट में a माइनस b। इस तरह से इसका मान होता है। लेकिन यहां पे देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, तो इसके लिए भी एक सरसमिका है। देखिए नीचे जगह आपका कितना बच रहा है, चलिए आएगा नहीं, यहां पे लिखते हैं। अगर आपका सरसमिका है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब अगर ये हो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो, तो इसका मतलब ये होता है कि a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अगर यहीं पे आपका a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो तो ये आपका होता है a माइनस b और ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab।
तो ये जो हमने आपको सरसमिकाएं बताई, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जब गणित पढ़ेंगे ये सरसमिकाएं आपको आना ही आना है। निश्चित तौर पर एक अच्छे से ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिए और अपनी नोट्स कॉपी के अंदर छाप लीजिए। अब यहां पे चलते हैं, इसका अगर LHS देखें तो इसका LHS कितना है, साइन क्यूब थीटा और प्लस का कॉस क्यूब थीटा, इसका LHS है। अब इसको अगर देखें तो ये a का क्यूब प्लस बी का क्यूब, अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर तो आपका होता है a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का ab होता है। a के जगह पे साइन है, b के जगह पे कॉस है, a के क्यूब के जगह पे साइन का क्यूब है, b के क्यूब के जगह पे कॉस का क्यूब है। तो यहां से इतने के बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो a प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, a का मान साइन है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको हम a का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, और माइनस का ab यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आ गई बात समझ में। अब इसको अगर इसको देखें हम, तो हम जानते हैं सरसमिका, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यह किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और इसके जगह पे हम रख सकते हैं 1 माइनस ये बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताओ कि यह RHS के बराबर आया क्या, RHS इतना ही तो है, यानी कि ये बात आपकी सिद्ध हुई, इति सिद्धम, इति सिद्धम। इस तरह से आप सवालों को क्या कर सकते हो, एकदम बेहद आसानी पूर्वक हल कर सकते हो। तीसरा जो है, तीसरा कहता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आइए देख लेते हैं इसको भी। LHS लेते हैं, LHS इसके किसको बराबर लाना है, 1 के बराबर लाना है। तो ये आपका है कॉस स्क्वायर थीटा अंडर साथ में कोष्टक में टेन स्क्वायर थीटा, LHS है। अब टेन थीटा बराबर हमने आपको बताया था, लिखोगे यहां कि चूंकि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉस को तो रहने दो ऐसे ही, कॉस को तो रहने दो ऐसे ही, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके नीचे एक ले लो, इसका ले लो एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा को नीचे लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा का इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का 1 में होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये 1 का साइन में होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मिला करके कितना होता है, 1 होता है, आप जानते हो। लिखो यहां कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1। यहां कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा बर्बाद हुआ, यहां बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यही आपका है RHS, यही आपका क्या है, RHS इति सिद्धम, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम सवालों को सरसमिकाओं का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब इसका जो चौथा एंड पांचवा जो पार्ट है, हमने सरसमिका आपको बता रखी है, चौथा और पांचवा आप खुद से करके प्रयास करोगे और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओगे कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। तभी जब आपका कमेंट आ जाएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी नॉलेज आपको दे दी, बहुत सारा ज्ञान आपको बांट दिया। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आपको ज्ञान दिया, जो भी चीजें हमने आपको बताई, वह आपको भरपूर अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का फिर भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स का उपयोग जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।